सीटेट 2024 जनवरी का सेट है, डिस्कस करेंगे सीडीपी। और ये जान लेना ज़रूरी है कि ऑफलाइन ये एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन ऑनलाइन में फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो मिनिमम 70 से ज़्यादा सेट्स बनते हैं, तो ज़्यादा सेट बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ होते हैं। जब एक सेट बनता है, जब ऑफलाइन होगा, एक सेट का मतलब है एक दिन में सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो जाना है, तो नेचुरली है कि क्वेश्चन कम बनेंगे। क्वेश्चन कम बनेंगे तो क्वालिटी क्वेश्चन की होनी, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वालिटी बेटर होने की संभावना अधिक है, लेकिन इंडिया फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे कि हम 150 क्वेश्चन का काम 15 क्वेश्चन में कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजीज़ क्या है इजी वे से और राइट नॉलेज से राइट आंसर तक कैसे पहुंचना है, राइट नॉलेज के बिना कैसे पहुंचना है, साथ साथ में डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, हिंदी में साथ होगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 30। वाइल पार्टिसिपेटिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा किया कि बड़ा हो जाए। ये रहा, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कंपटीशन इन क्लास तनुज टेल्स। यहाँ देखिए, मुझे पता नहीं चला था कि तनुज मेल है कि फीमेल है, यहाँ से ये पता चल गया कि ये जेंडर पर क्वेश्चन है। टेल्स हिज, यहाँ से पता चल गया कि वो लड़का है। फ्रेंड्स दैट ही विल पार्टिसिपेट इन जेवलिन थ्रो एंड हिज सिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप बिकॉज शी इज़ ए गर्ल। तो ये जेंडर जो गर्ल है, क्योंकि एक लड़की है, इससे क्या हुआ कि जो लड़कियों का ग्रुप है उसके बारे में ओवर सिंप्लीफिकेशन या जनरलाइजेशन या कंक्लूजन निकाल के रखे हुए हैं, जो कंक्लूजन नॉर्मली रॉन्ग होते हैं, या जो कंक्लूजन जनरली इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गर्ल्स की बात हो रही है, तो गर्ल्स की इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ को इग्नोर करके उसके एक आस्पेक्ट को लेके बायस्ड व्यू जो जनरलाइजेशन बनाई है उसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो ये रूढ़िवादिता यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि बायसनेस साफ है कि वो इसलिए पार्टिसिपेट इसमें करेगी क्योंकि गर्ल है। तो एजुकेशन में इसको मिटाना है, जेंडर बायसनेस को, स्टीरियोटाइपिंग को, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पर ही आते हैं। मैंने याद रखने के लिए कहा था कि टाइपिंग का जी याद रखना, जनरलाइजेशन अबाउट एक ग्रुप। यहाँ ग्रुप कौन सा है? गर्ल्स का। तो वो जो है अनरैशनल जनरलाइजेशंस होती हैं। तो जेंडर संबंधता बिल्कुल नहीं है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी है कि गर्ल्स पीछे रह गई हैं, ये बॉय हैं, नहीं चलो ग्रुप बनाते हैं, ये बॉयज़ का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है। बेशक वो फैमिली में है, यूनिट स्कूल में है, जहाँ बड़ी सोसाइटी में है, तो गर्ल्स जी फॉर गर्ल्स पीछे रह गई हैं। जो पीछे रह गया है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हुआ है, उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देना इक्विटी है। मतलब कि एक्स्ट्रा हेल्प देके ऊपर लेके जाना और इसके बराबर कर देना, ये इक्विटी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ये है। जेंडर इक्वालिटी है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के जेंडर को कंसिडर किए बिना दोनों को इक्वल बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। फॉर एग्जांपल क्लास में आपने टीचर ने, जहाँ कोई एनआरआई आया तो उन्होंने कहा कि बच्चों को देना है कुछ, उन्होंने जो जूते दे दिए सभी को दिए, गर्ल्स को भी बॉयज़ को, वो इक्वालिटी है। वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये हिंदी में साथ में चाहिए, थोड़ा सा छोटा इसलिए कर लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जब भी आता है तो मेरे मन में साथ में ही आ जाती, क्रिएटिविटी आ जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर से, हाँ यहाँ पर है डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। तो ये मुझे पता है, जब भी डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है तो डाइवर्ज है ना, जो है आंसर्स, जब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, ज़्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं। कन्वर्जेंट जिसका बेस्ट एक ही होता है, ए सिंगल वन, और डाइवर्जेंट का वी वेरी ज़्यादा होते हैं। तो एनकरेज मल्टीपल आंसर, ये इजीली मिल गया ना, मल्टीपल आंसर यहाँ है, यहाँ फिट हो गया।
कि मल्टीपल, डाइवर्जेंट थिंकिंग में मल्टीपल आंसर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक गुलाब के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, है ना, तो मल्टीपल आंसर है कि उसका जी ये बन सकता है, उसका वो बन सकता है, वो बालों में लगाया जा सकता है, उसको रिलीजियस प्लेस पर चढ़ाया जा सकता है, उस, है ना, नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की एक्सरसाइज है। साथ में एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये आइडिया रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन कोई और फॉर्म होगा, आपने उसको यूज़ करना है। कन्वर्जेंट क्या है कि मिला दिए एक, बेस्ट आंसर होगा ये। अगर मैं कहूँ को फूलों का राजा कौन है, मान लीजिए गुलाब है, तो आंसर गुलाब है तो गुलाब ही रहेगा, है ना। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग, आपके ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग पर फोकस है, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बेस्ट निकालना है। बेस्ट हमने निकाला है ये वाला कि फिक्स्ड ऑन वन एंड करेक्ट आंसर। यहाँ पर मल्टीपल ज़रूरी नहीं वो करेक्ट हो, वो क्रिएटिव है, नए हैं, तो ये बातें बाद में ब्रूनर की थ्योरी में करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है इसलिए नॉट को अंडरलाइन करना है, नॉट करेक्ट। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन ए वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड, जो आपको बाहर ना निकाले, ठीक है, मान लिया। टीचिंग मीन्स अडॉप्टिंग पैडागॉजीज दैट सपोर्ट्स नीड्स ऑल, वेरी गुड, ये बेस्ट डेफिनेशन बन रही है। अडॉप्ट, चेंज कर लेना करिकुलम को, मेथड्स ऑफ टीचिंग को, है ना, एग्जामिनेशन को चेंज कर लेना कि वो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जहाँ पीछे रह गए बच्चे हैं, जहाँ हर तरह के बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये बेस्ट है। इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट्स, ये 2 शब्द बार बार मैंने टैग बुक जो वर्ड का वीडियो डाला था, तो ये इसकी जो है चेंज वाला, एडजस्ट वाला, अकोमोडेशन वाला, अडॉप्टिंग वाला, ये राइट आंसर नॉर्मली होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा गया है। अकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स, बिल्कुल ठीक है ना, थ्रू कोलैबोरेशन। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड फिक्स्ड, ये वाला देखो टैग वर्ड है। सीटेट में ये प्रॉब्लम है कि टैग वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इट मीन्स के क्वेश्चन वीक हैं। आप पीएस टेट की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसमें पिछले जो क्वेश्चन जो हुआ भी था, है ना, की जिसकी छप गई थी, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जिसने बनाए थे उनको मुबारक है। तो ये हो गया, यहाँ से राइट आंसर पकड़ा गया कि फिक्स्ड करिकुलम होगा, सभी के लिए सेम होगा, जनरलाइज्ड होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो ये युगो युगांतरों से सीटेट ये क्वेश्चन डालता आ रहा है, बस ये बदलता है। इसलिए आप वो टैग वर्ड वाली वीडियो इसके नीचे भी डाल दूंगा लिंक, वो समझ सकते हैं। तो राइट आंसर है निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन। ये जो निश्चित है इसने गलत किया, और मानक स्टैंडर्डाइजेशन सभी के लिए सेम, है ना, एक ही प्रोसीजर में से जो गुजर के सभी को जाना पड़ता है उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। एजर्शन है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, हिंदी में भी साथ पे पढ़ूंगा, बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, बिल्कुल ठीक है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। अगर आपने स्कैमा की थ्योरी वो पढ़ी हुई है, प्याजे पढ़ा हुआ है, तो वो स्कैमा की बात करते हैं। स्कैमा क्या है कि प्रीवियस नॉलेज, जहाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, या ये प्रीवियस है, तो यहाँ पर जो हाजिर हैं ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास रेस्टोरेंट में जाने का एक्सपीरियंस है, तो वो अगर सेकंड टाइम नए रेस्टोरेंट पे जाना पड़ रहा है तो आप उसको रिलेट करके वहाँ पर अपनी नॉलेज को अप्लाई करोगे। प्रीवियस नॉलेज हेल्प कर रही है इंटरप्रेट करने में, अंडरस्टैंड करने में न्यू नॉलेज को। दैट इज़ वाई उसके साथ लिंक करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होता है। लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन द ऑलरेडी, है ना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि इस नॉलेज के बेस पर नई नॉलेज को शामिल कर लिया जाता है, ऐसे, है ना। दूसरी बार जब ये गए रेस्टोरेंट में तो ये देखा कि इस चीज़ को खाने का तरीका ये है, और ऐसी और भी कोई डिश होती है ना, तो वो चीज़ ऐड जब होती गई उसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया, ये प्याजे जी आ गए, एसिमिलेशन, ओके। कई बार पिछली नॉलेज जब काम नहीं करती न्यू नॉलेज पर,
तो आपको न्यू स्कैमा क्रिएट करना पड़ता है। जब न्यू स्कैमा क्रिएट करते हैं SCHEMA, है ना, तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन। हाँ, तो ये असिमिलेशन अकोमोडेशन के जरिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करते हैं। ये प्रोसेस पियाजेस ने अपनी थ्योरी में बताई है, बेसिक है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और ये सेंट्रल है, ये ऑलवेज ठीक होगा, याद रखना। जब भी प्रीवियस नॉलेज की बात आती है, आपको नेशन प्लान में भी कहा जाता है, और ये साइंटिफिक है, आप टीच कर ही नहीं सकते। सच्ची बात तो ये है, कुछ भी टीच करना है प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस से लिंक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अंदर इतने स्कैमास हमारे बने हैं, कैटेगरीज बनी हैं, उसको समझने के लिए हम वही रिलेटेड सिमिलर नॉलेज बाहर निकालते हैं और उसके साथ जोड़ते हैं। फाइंडिंग रीज़न क्या है? फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आना पड़ेगा, हाँ ऐसे हो भी, हाँ, लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, वेरी गुड, कि वो हेल्प करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। तो ये दोनों ही ट्रू है, बोथ ए आर एंड ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसको राइट आंसर एक को मान के चल रहे हैं, राइट है ना, तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी में है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यूनिवर्सली ट्रुथ है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जोड़ने बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप में, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर असर्शन है, यस असर्शन है, यहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर दिखाई देगा थोड़ा सा बड़ा, ये ऐसे ऐसे करके है ना, ये चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। मैं सोचता कैसे हूँ, डिफरेंट कल्चर्स, मैंने तमिलनाडु का कल्चर ले लिया, पंजाब का ले लिया, इंग्लैंड का ले लिया, चाइना का ले लिया, है ना, तो सभी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। क्यों? वाइगॉस्की की थ्योरी बिल्कुल याद आ गई कि कल्चरल टूल की बात करते हैं, कल्चरल वेरिएशन की बात करते हैं, है ना, हमारा डांस उनका डांस सब डिफरेंट है, हमारा बोलना उनका बोलना, हमारी भाषा उनके, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बात सत्य है, इसको मान के चलेंगे, ए सत्य है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, ये पंगा पड़ गया। देखिए क्या क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता, नॉलेज नहीं है, तो आप ये देखिए, एक स्टेटमेंट में डिफरेंट कह दिया है, दूसरी में यूनिवर्सल कह दिया है। हिंदी में इसको देख सकते हैं आप, ये आगे जाने पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, बैडी चौड़ी, ए यहाँ चलते हैं, वहाँ डिफरेंटली आ गया ना, तो यहाँ पर आ गया, ये रहा, नहीं ये रहा, हाँ दिखेगा, अभी दोनों दिखेगा, गलती लग गई। ये आ गया अलग अलग संस्कृतियों की, और यहाँ आ गया सार्वभौमिक, ये बिल्कुल विरोधी हैं। इट मीन्स अगर ये ठीक है तो ये पक्का गलत है। नॉलेज की बात कि डेवलपमेंटल यूनिवर्सल है। देखिए जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे पियाजे ने भी 4 स्टेजेस कही हैं, वो यूनिवर्सल हैं, सभी में वो 4 स्टेजेस हैं। पहले प्री ऑपरेशनल, यहाँ पर सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज है,
कि आप एक्शन से ही सीख रहे हो, पहले मोटर मूवमेंट से ही सीख रहे हो, है ना। उसके बाद ये 3 स्टेजेस जो हैं नॉलेज की रिप्रेजेंटेशनल स्टेज हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंबल यूज करने लग पड़े हैं, और उसमें ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है? लॉजिक है। लॉजिक ये सेंटर में ऑपरेशन लिख लिया, ये प्री ऑपरेशन हो गया, और ये ऑपरेशनल, ये हो गया पोस्ट ऑपरेशनल फॉर्मल जिसको बोलते हैं ना। तो ये सभी इसी से गुजर के जाते हैं लेकिन कल्चर सभी का डिफरेंट है। प्याजे ने का ओरिजिनल आर्टिकल मैंने पढ़ा था, लर्निंग और डेवलपमेंट पर है, क्योंकि उसी पर रिसर्च कर भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ। तो उसने कहा है कि जो इसके प्याजे के टास्क हैं, प्याजे के डेवलपमेंटल टास्क है, फॉर एग्जांपल वो जो कंजर्वेशनल टास्क है कि पानी इतना भरा हुआ है, दूसरे में भी इतना भरा हुआ है, और उसको इसमें डाल दिया गया, है ना, इसमें। तो अब बच्चे से पूछा जाता है कि ये वाला पानी ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, या ये वाला ज़्यादा है। बच्चा कहता है कि उसको परसेप्शन कहता है ये इसका ज़्यादा है। तो बच्चा जो इसका राइट आंसर देता है नॉर्मली है कि 7 ईयर के बाद वो कंक्रीट रूप में प्रॉब्लम जो रखी जाती हैं उनको लॉजिकली सॉल्व कर लेता है। उसका कट पॉइंट लगाया है 7 पॉइंट, है ना। लेकिन प्याजे ने लिखा है कि ईरान में, मुझे इस वक्त याद नहीं है, 3-4 कंट्रीज हैं, तो वो वहाँ इन कंट्रीज़ में, इन कल्चर्स में 2-2, 3-3 साल का डिफरेंस जो टास्क यहाँ पास करते हैं वहाँ डिले भी हो रहे हैं। तो ये कल्चरल वेरिएशन है। हाँ, लेकिन यूनिवर्सल क्या है कि वो सारे गुजर के इन्हीं 4 से ही जाएंगे। बायोलॉजिकली भी यूनिवर्सल रहेगा और जो माइलस्टोन्स हैं वो भी यूनिवर्सल रहेंगे। हाँ, कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस उसकी वेरिएशन रहेगी। ये अगर इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए ये एक्सप्लेनेशन दी है कि सभी कुछ यूनिवर्सल नहीं है, कुछ बातें यूनिवर्सल है, सोशल और कल्चरल जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो हम पहले को ठीक मान रहे हैं, इसको नहीं मान रहे। ए इज़ राइट, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। हमें 3rd मिल गया, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया ऐसे करके। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, according to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? मेरी इंग्लिश वीक है इसलिए मैं हिंदी भी पढ़ूंगा। अभी प्रेरणा के आरोपण सिद्धांत। अब एट्रीब्यूशन जो थ्योरी है मेरे ख्याल में आपके सिलेबस में पीटेट सीटेट में नहीं है, तो लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, आपको डील करना पड़ेगा। ये दैट इज़ वाई ये डिफ़िकल्ट आपको लगेगा। तो एट्रीब्यूशन स्टूडी आरोपण का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, अब आप फंस गए हो। इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ऑफ फॉर फेलियर। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, आपने पढ़ना कैसे है। आपने एक इंटरनल और एक्सटर्नल इसको देखना है, इंटरनल सक्सेस, एक्सटर्नल फेलियर, ऐसे समझना है। एक्सटर्नल सक्सेस, इंटरनल फेलियर। लेकिन जब तक आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का मीनिंग नहीं पता, ये थ्योरीज या ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। दैट इज़ वाई अगला है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इस पर मुबारक है जिसने भी क्वेश्चन बनाया है। जिसको पता है तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा। अब ये देखना है कि हम जो एफर्ट्स करते हैं, ये एफर्ट्स पर ही थ्योरी है कि कोई भी काम करते हैं उसमें, मान लीजिए आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, इस शख्स ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, है ना, सीटेट दे दिया, CTET, ओके। ये हो गया, मान लीजिए ये हो गए पास, ओके, ये सक्सेस हो गई। मान लीजिए यहाँ ये हो गए फेल, 2 कारण है ना। अब इस रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन ये कैसे करते हैं? इनका कारण ये क्या बताते हैं कि फेल अगर हुए तो उसका कारण क्या है, पास हुए तो उसका कारण क्या है। सिंपली
अगर ये इनके आंसर क्या होते हैं, मैं इसलिए पास हो गया क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैंने टाइम लगाया, मैंने टाइम मैनेजमेंट की, मैंने इतने रिसोर्सेज से पढ़ा। अब क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को जिम्मेवारी दे, अपने आप को सक्सेस का कॉज मान रहे हैं। कॉज ऑफ सक्सेस इज माई सेल्फ, माई एफर्ट्स, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माई एफर्ट्स। ओके, अगर ये फेल हो गए हैं, अगर ये फेल हो गए हैं तो यार हाँ ऐसा हुआ कि मैंने पिछले साल जो गलतियां की थी पिछले पेपर में वो मैंने रिवाइज़ नहीं की, उस पर ध्यान दे दिया, मैं सीडीपी पर मैंने कम ध्यान दिया, ये दूसरा मेरा कॉज बना। और ये भी कॉज बना कि मैं जो था डिस्कशन नहीं की, जैसे मैं डिस्कशन से मुझे समझ आता है, तो फेल की जिम्मेवारी भी इन्होंने खुद ली। अब ये ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, या दूसरी एग्जाम्पल कि मान लीजिए ये येलो वाले ये बना लेते हैं, ये तो ये भी पास फेल कोई भी हो सकते हैं। ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, सीटेट दे दिया और ये मान लीजिए पास हो गए और ये मान लीजिए फेल हो गए, है ना। जब पास होते हैं तो क्या एक्सप्लेन करते हैं, जब फेल होते थे क्या एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं यार पास में इसलिए हो गया कि मेरी अच्छी लक थी, अच्छी किस्मत थी, है ना। मैं फेल इसलिए हो गया कि यार जो पेपर था ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, जो क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं था वो आ गए, तो मेरा कसूर नहीं है, पेपर सेटर का कसूर है, एग्जामिनर का कसूर है, कोचिंग देने वाले का कसूर है, यहाँ भी मैंने कुछ नहीं किया, बाहर से हो रहा है। यहाँ दोनों ही चीज़ें, पास और सक्सेस और फेलियर, दोनों को एक्सटर्नली ये मान रहे हैं कि एक्सटर्नली कंट्रोल किया जा रहा है। द कंट्रोल इज, यहाँ मैं एफर्ट, जब का आपने जब इतना देखना है एफर्ट, कॉज क्या कहा कि मैं कर रहा हूं, मैं कारण हूं सक्सेस का, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर मैं फेल की जिम्मेवारी लेता हूं, ये कारण है, तो भी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल फॉर फेलियर। तो अगर आप बाहर के सिस्टम को दोषी ठहराते हो तो फेलियर में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, अगर जो पास होते हो फिर भी कह देते हो यार ये किस्मत है, मैंने नहीं किया, तो ये भी एक्सटर्नल। तो इसमें बेस्ट क्या है, अच्छा इसके भी दो कॉम्बिनेशन ये भी बनते हैं कि आप इसको इंटरनल कह रहे हो, यार अगर पास हुआ तो मेरे एफर्ट थे, अगर फेल हुआ तो ये यार सिस्टम ख़राब है, ये पेपर सेटर गलत हैं, इन्होंने क्वेश्चन गलत डाल दिए, डिफ़िकल्ट डाल दिए, तो ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे उल्टा भी बन जाता है कि जो पास हुए तो उसका कारण बता दिया लक है, मैं नहीं हूँ, अगर फेल हुए यार मेरा ही दोष है। तो ये कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में बेस्ट पूछा गया है कि कौन सा है, इतनी बात है, तो बेस्ट कौन सा है जो खुद जिम्मेवारी लेता है, फेलियर की भी और सक्सेस की भी कंसिडर करता है उसको। तो दैट इज़ वाई बेस्ट आंसर ये है अकॉर्डिंग टू इंटरनल एट्रीब्यूशन फेलियर एंड। हाँ, तो बेस्ट क्या है, इंटरनल को चूज़ करना है। आप भी अगर आप फेल होते हो तो ढूंढो क्या कारण है, आप में ही कारण है। मैं भी कई बार पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि यार जो करता है परमात्मा करता है कि हम करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि ये वाला परमात्मा करता है, ये वाला हम करते हैं। तो कई बार पॉजिटिव हम कह देते हैं कि मैं करता हूँ और नेगेटिव अदर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप ही सब किसी के लिए जिम्मेवार आप हो। अगर आपने एनवायरनमेंट को दोष देना है तो 10% तक आ सकते हो, 90% अपने आप को रखो। ये लाइफ के लिए बता रहा हूँ। वैसे राइट आंसर यहाँ पर आ गया। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला शख्स लो मोटिवेटेड होता है और इंटरनल वाला मैं कर रहा हूँ, मेरी गलती है, आगे से क्योंकि मैंने गलती की है, मैं ध्यान रखूँगा, टाइम मैनेजमेंट करूँगा, इंप्रूवमेंट होगी, है ना। दैट इज़ वाई इंटरनल इज़ बेटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी, है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए टैग वर्ड पहले डिलीट कर दो, ये निकल गया सब कुछ। टेस्टिंग मैंने यहाँ से ही रिजेक्ट कर दिया, फिर भी पढ़ लो। टेस्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू मैयर आ गया, वो ऐसे नहीं होगा कि 70% मार्क्स है वो अच्छे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्वालिटी पर जोर देती है, क्वांटिटी पर नहीं है। स्टूडेंट्स शुड बी पैसिव, उड़ गए, बिहेवियरिज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है जॉन डीवी एक्टिव पर जोर देते हैं। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, रियल टास्क, ये गुड है, ये रियल, ये वो कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिविज्म वाले। करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, सभी के लिए सेम, ये गलत, ये वाला गलत। तो ऑथेंटिक ने ये कर दिया
कि प्रिंसिपल जो है ये राइट आंसर हमें दे दिया कि ये वाला राइट आंसर है। दूसरा ये भी देखिए, कहाँ गए, हाँ ये हो गया, ओके। ये भी देखिए, मैंने एक नुक्ता बताया था कि लंबे वाला मोस्टली ठीक होता है, उसके अपोजिट सबसे छोटे वाला भी देखिए, अब छोटे वाले से ठीक आ रहे हैं, पीछे भी वैसे ये पीछे वाला नहीं कंसिडर करने वाला क्योंकि एजर्शन वाला था। रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉग्निटिव, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये तो बिल्कुल सबसे आसान सवाल माना जाएगा, है ना। मोटर में आपके मूवमेंट है, फाइन मोटर स्किल जो जिसमें फिंगर्स यूज़ करते हैं, और ग्रोस मोटर स्किल लिम्स पूरे मूवमेंट्स, बॉडी पूरी यूज़ होती है ना। सोशल में इंटरेक्शन होता है, मॉरल में गुड और बैड क्या है, राइट और रॉन्ग। लेकिन कोहलबर्ग की थ्योरी आएगी तो जस्टिस क्या है, उसकी थ्योरी का सेंट्रल आइडिया है जस्टिस क्या है। लेव वेगोस्की प्रपोजेस दैट डैश इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। हाई, कितना प्यारा है, सेल्फ रेगुलेशन। जब आप प्याजे पढ़ोगे तो सेल्फ रेगुलेशन क्या है उसका अगर मैं क्वेश्चन डालूं, चलो डाल देता हूं, अगर यही क्वेश्चन आ जाए वेगोस्की, इसकी जगह पर प्याजे डाल दिया जाए तो क्या होगा। अगर यही ऑप्शन डाल दूं, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन एंड अडेप्टेशन, ढूंढ लो, लगे रहो, अगली वीडियो में अगर पूछोगे तो फिर बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। लेव वेगोस्की का डिसइक्विलिब्रियम से नहीं लेना देना है, पहला वर्ड ये प्याजे का है, पाया गेट, है ना, प्याजे। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, डिसबैलेंस, डिसबैलेंस, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डिसबैलेंस। समझा दूं थोड़ा सा डिसबैलेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आपने, ये आपका एक्सपीरियंस था कि आपने किसी सी चीज़ को, डॉग देख लिया ना, घर में डॉग रखा हुआ है बच्चे ने, तो डॉग देखा, तो यहाँ पर उसने जाके माज देख ली, माज समझे, माज भैंस तो अपनी बननी मुझसे, जो भी है ये इसको भैंस समझ लो तो वो कहता डॉग, है ना। तो जब वो डॉग की तरह उसको नहीं समझ पाता कि यार इसके तो सींग है उसके नहीं है, कंपैरिजन करता है। दिखना कई एग्जांपल्स में हम कहते हैं कि बड़ा आके बताता है, जब बड़ा आके बताता है तो ट्रांसमिशन हो गई। तो ये जब उसकी प्रीवियस नॉलेज जो डॉग का स्केमा था कि डॉग बाउं बाउं करता है, डॉग के सींग नहीं होते, डॉग ऐसा ऐसे होता है, तो उससे मिलता 4 पाँव तो मिलते हैं बाकी नहीं मिलता, तो ये इनका डॉग का स्केमा जो था वो इनको कॉग्निटिव टेंशन में ले गया, कॉग्निटिव टेंशन, है ना। इस कॉग्निटिव टेंशन जहाँ डिसबैलेंस को डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो ये डिसइक्विलिब्रियम से निकलने के लिए कुछ चेंज करेंगे, वो स्केमा को चेंज करेंगे। अच्छा, अडेप्टेशन क्या है ये भी समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। ये अडेप्शन है एनवायरनमेंट को समझने के लिए अपने आप में, जहाँ एनवायरनमेंट में चेंज करना, है ना, एडजस्टमेंट है, ये सिंपल। इनर स्पीच है, तो ये देखिए, ये तो प्याजे का है, P फॉर पी, ऑर्गेनाइजेशन P फॉर पी, और ये सिर्फ वेगोस्की का है, मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा, इतनी नॉलेज ने ठीक कर दिया। तो इनर स्पीच होती है सेल्फ टॉक, जब बच्चा बोलता है, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। कैसे है, तो ये राइट आंसर क्यों है, वेगोस्की ने ये कहा था, प्याजे ये नहीं मानते कि, कहाँ चल गया अभी ये, हाँ, कि जो राइट है, ये जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, अगली वीडियो दिखा के, है ना, समझाऊंगा। तो सेल्फ टॉक करते हैं, तो वो जो टॉक करते हैं वो अपनी ही थिंकिंग को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, द बेस्ट वर्ड इज गाइड करता है, GUIDE, गाइड, है ना। तो दैट इज़ वाई देयर इज सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल किया जा रहा है, बोल के कंट्रोल कर रहा है। राइट आंसर ये हो गया इनर स्पीच। 10th है असर्शन, द लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर। तो ये आ गया शुरू में जो है पनिशमेंट वाला, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मम्मा पापा टीचर पनिश करेंगे, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस से गुड और बैड को जोड़ा हुआ है, यहीं से स्टार्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। टू अंडरस्टैंड दैट मूव किधर करती है, वेदर दे आर गुड और बैड, टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। समझो क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे के कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से, है ना,
ये रहा, ऐसे करते हैं, यहाँ ये बच्चा है, ये पहली स्टेज, ये दूसरी लेवल और तीसरा लेवल, और इसकी दो स्टेज बन गई, यही थ्योरी है ना। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट वाले में किससे कहाँ तक मूव करते हैं कि तर्क के नैतिक क्रमिक रूप में चरणों में होता है, क्या नहीं यहाँ पर है कि नियम और कानून नमे है और बदले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बात होती है कि ये कानून बदले जा सकते हैं, लेकिन ये बदले क्यों जाने चाहिए कि किसी का पॉजिटिव भला करना है, पॉजिटिविटी के लिए बदलने हैं, बदलने नेगेटिविटी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर रिजिडिटी है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग है। तो ये ऐसे ही थ्योरी चलती है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली असर्शन को हम ठीक मान के चल रहे हैं। रीज़न, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप में चरणों में होता है, वो भी बताया कि चरणों में होता है, बिल्कुल दोनों ठीक हैं जी। ए सत्य हैं, दोनों गलत हैं, एक गलत है, गलत वाले सारे उड़ा दो, नहीं करता, सही नहीं करता, ये आ गया। आर दोनों को सत्य है, और आर ये नहीं यार, ये नहीं समझ आ रहा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चलते हैं, बिल्कुल ठीक है ये वाला। और आगे चलते हैं, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग आ गए भाई, इनसे बच के रहना थोड़ा सा। एज पर गार्डनर, दी गार्डनर है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड करेक्टर। ईजी है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रा निकाला, इंट्रा में सेल्फ विद इन, अपने आप से, अपने आप को ज़्यादा जो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की है, तो इंट्रा से नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर है, देखा निकल गया बाहर। लॉजिकल मैथमेटिकल, डांस और लॉजिकल मैथमेटिक्स निकल गया बाहर। म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कंपटीशन, उन्होंने नॉट पूछा कि यस पूछा है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, ओके। स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यार ये करना क्या है पहले ये देख लें। विशेषताओं का मेल, एक मिनट, नॉट है कि यस है, ये रहा। एज पर गार्डन थ्योरी मल्टीपल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंट एसोसिएटेड। तो ये पहला निकल गया, इंट्रा है, अदर है, ये हो गया। और दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल है, डांस है, ये निकल गया। और तीसरा स्पेस रिलेटेड है, यहाँ पर नेचुरल वर्ड का अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये निकल गया। म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन म्यूज़िक की होती है, ये आ गया राइट आंसर, थर्ड वाला मिल गया हमें। तो ये देखिए, ये भी छोटा डाला हुआ है, जो मैंने पहले रूल दिया था, अब शायद वो आइडिया पता चल गया कि छोटे वाले को ठीक करो, तो यहाँ भी फंस रहे हैं, एक्सट्रीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, ऑलवेज, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्केमास, बिल्कुल ठीक है कि पिछले जो है ना स्केमास है, मन में बिठाया, उसको रीऑर्गेनाइज, चेंज होते रहते हैं ना, कि मैंने स्पैरो के बारे में जानता हूँ, एक नई तरह की स्पैरो देखी तो पहले वाली स्पैरो का कंसेप्ट बदल गया है ना। लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज़ प्रोडक्ट, ओके, प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोडक्ट, हमारे सिस्टम में प्रोडक्ट ही है, कितने % मार्क्स हैं जी, प्रोडक्ट कितनी है जी, है ना। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है प्रोसेस। आप फर्स्ट स्टेप में है, साइकिल भी सीखते हो, फर्स्ट स्टेप में ये करते हो, दूसरी में प्रैक्टिस करते हो, फिर फीडबैक लेते हो, फिर एक्सपीरियंस करते हो, एरर करते हो, एरर पर रिफ्लेक्ट करते हो, मैंने कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये प्रोसेस है सारी। दैट इज़ वाई ये वाला हमारा नॉट, इन्होंने प्रोडक्ट कह दिया है, तो प्रोसेस ज़्यादा है, ये बात समझ लेना। प्रोडक्ट भी है लेकिन कम है, यहाँ इनको सिर्फ प्रोडक्ट कह दिया है, दैट इज़ वाई ये रॉन्ग है, और यहाँ पर ये राइट आंसर बन गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ही हुए हैं, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ फोस्टर्ड बाय, निम्न में कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नए सोल्यूशन ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी
ओके, और नए न्यू सोल्यूशन, सॉल्यूशंस, तो ये न्यू सोल्यूशन इन प्रॉब्लम के सॉल्वन के सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी कम। और गलत निकाल दो, अगर ये नहीं पता, पैसिव है निकाल दो, फिक्सडनेस है निकाल दो, रिस्पॉन्स सेट है, ये वहाँ से लिया गया थॉर्नडाइक का सेकेंडरी लॉ में से है कि आप किसी को रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हो ना, मोटिवेशन की बात है। तो राइट आंसर यहाँ पर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज चिल्ड्रन आर सेल्फ सेंटर्ड, तो नेचुरली है शुरू वाली स्टेज में, एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, तो ये वो वाली स्टेज है। ये देखिए कि आप सेल्फ सेंटर्ड है ना। एक तो है कि मम्मी पापा का डर है इसलिए मैंने ये करना है, ये नहीं करना है ना, अगर मैंने इसको फेंका मम्मा मारेंगे। दूसरा उसी लेवल पर है कि मैं अपना टॉय तुमको फिर दूंगा अगर तू अपनी पेंसिल मुझे देगा, है ना, मेरा बेनिफिट है इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ, तो सेल्फ सेंटर्ड है यहाँ पर। तो ये सेकंड होगी, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया। इसकी डिवीज़न कर लो, 6 स्टेजेस हैं, और ये फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज ये होगी यहाँ पर। फर्स्ट लेवल का ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। इसमें से फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज फर्स्ट लेवल ये है, राइट आंसर सेकंड। ओके, 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड, तो इसका सोशल कल्चरल होता है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, के डिफरेंट ट्रेडिशन हैं उनको अवेयरनेस, ये सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस ही आप समझो कि उसके बारे में अवेयर करना है ना। तो अवेयर होगे, जानोगे, प्यार पड़ेगा, रिस्पेक्ट करेगी, फिर इंक्लूड होगी। यार बहुत अच्छी बात है ये। एविडेंस एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस, स्टीरियोटाइप जहाँ आता है तो वो रिजिड है, बायस है, ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशंस है, रॉन्ग ज़्यादा है, इररेशनल है, तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाते हैं, तो ये इसलिए इतने गलत हैं। आइसोलेशन देखिए, इंक्लूसिनेशन है, आइसोलेशन होगी उसमें तो शामिल है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, है ना। तो आइसोलेशन इन क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, जो होशियार हैं वो एक ग्रुप बना लो, जो थोड़े कम होशियार हैं वो ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो गलत है। फर्स्ट वाला राइट आंसर है। आगे चलते हैं, कितने हो गए, आधे क्वेश्चन हुए अभी सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम। इफेक्टिव फीडबैक, इट इज़ फीडबैक के करेक्टरिस्टिक होते हैं। इमीडिएट फीडबैक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन की बात होती है। इट इज़ गिवन ओनली एट द एंड ऑफ द टास्क, नहीं एंड में नहीं, उसके बीच में भी होती है। बेटा ये देखो यहाँ पर गलती तो नहीं होगी, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अच्छा मैं अभी ठीक करता हूँ, तो ये अच्छा नहीं होगा, एंड में नहीं, ये गलत है। इट इज़ ब्रॉड नहीं है, बहुत अच्छा किया आपने जो भी काम कर रहे हैं। बेटा आपने जो किया है उसमें मल्टीप्लिकेशन की ना एरर को देखो, मेरे ख्याल में एरर मल्टीप्लिकेशन की ये वाली यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये स्पेसिफिक है, ब्रॉडर नहीं चाहिए, जनरल नहीं चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए। ओनली वर्ड ने इसको डिलीट कर दिया। फोकस्ड ऑन आउटकम, प्रोसेस पर नहीं आउटकम पर, पीछे बात करके आए हैं, प्रोसेस पर फोकस करना है। टाइमली एंड स्पेसिफिक, क्या बात है, अभी गलती हुई है, अभी अच्छा किया है, अभी शाबाश भी देंगे, अभी बताएंगे बेटा ये ऐसे ऐसे हुआ है और इसको ऐसे ध्यान में रखना है। देखो तो यहाँ पर कोई गलती हुई है तो फीडबैक, ये दिस इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, वेरी इजी। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट द इन्फेंसी द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो। प्रॉक्सिमम याद रखने का तरीका क्या था, सिर याद रखा था, सिर से सिफेलोकॉर्डल है, वो बच्चे के सिर का कंट्रोल जहाँ डेवलपमेंट पहले होती है और डाउनवर्ड की जो इनकी है बाद में होती है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर की पहले होती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स की, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, पाँव भी उसमें आ सकते हैं एक्सट्रीम में। अच्छा तो पहले ये कंट्रोल होगा या ये डेवलप होगी, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, या ये इधर में भी होगा, एक्सट्रीम्स की बाद में होगी। द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन हैंड्स एंड फीट,
हाँ, लिम्स किसको कहते हैं, ये वाले पार्ट को, ऐसे वायु है, ये वाला है ना, तो ये हैंड्स एंड फीट्स जो आ गया एक्सट्रीम में आ गया, तो ये राइट आंसर बन रहा है ना। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, वो स्फेलोकोडल था, ये वाला डाउनवर्ड, ये रॉन्ग हो गया, स्फेलोकोडल है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अक्कर रैपिडली एज इट इज़, ये रब करना पड़ेगा, ये लो कर दिया, अभी कर दिया। सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ये याद रखना, क्वेश्चन आता होता है कि एक सेंसिटिव पीरियड है डेवलपमेंट का, उसमें उस एज ग्रुप में हम लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तो जल्दी और ज़्यादा सीखते हैं, तो यहाँ पर लेकिन ये गलत है। फिजिकल डेवलपमेंट अक्कर रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल, अगर नहीं, अगर ये कहा होता कि ग्रॉस मोटर स्किल पहले होती है, ग्रॉस है ना, और फाइन बाद में होती है, तो ग्रॉस यहाँ वाले ये बॉडी यूज़ होनी थी ऐसे ऐसे, और फाइन में ये होनी थी, एक्सट्रीम बाद में डेवलप हुई ना, ये देखिए, ये पहले हो गया, ये ऐसे ऐसे बनाया, तो ये फिर प्रॉक्सिम और डिस्टल होना था, ग्रॉस से फाइन मोटर स्किल की तरफ अगर जाती, तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर वही है, ये फीट, हैंड से हमने आइडेंटिफाई किया कि हम एक्सट्रीमीज़ की तरफ जा रहे हैं। ये स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यूज़ टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, बिल्कुल हर एक के कल्चर की नॉलेज देनी चाहिए। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट लर्निंग, बिल्कुल दोनों ठीक हैं और कारण भी ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये वाला ए वाला यहाँ पर मैंने ठीक किया है, कहते हैं ये ऐसे सर कर दिया करो, कर दिया है भी। नेक्स्ट है ये वाला यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें फीडबैक, एफ फॉर फीडबैक साथ साथ में है ना, अभी पीछे बात भी करके आए हैं, फीडबैक साथ साथ में है, ये फीडबैक हेल्प करती है कि मैंने क्या पॉजिटिव किया, मैंने क्या नेगेटिव किया, और नेगेटिव को फिर पॉजिटिव में बदलने, जब तक हम टास्क को पूरा करते हैं धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अब दूसरा शब्द है फॉर्मेटिव, आई इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो करना है ना, समेटिव में नहीं होगा। तो नॉट करेक्टरिस्टिक्स ये है, हमने मान लिया ये है भी। असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग, इसको मैंने किया ड्यूरिंग क्लास, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, ये तो बात हो गई, फिर भी ये भी ठीक है, फॉर्मेटिव है। असेसमेंट टास्क दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर स्टैंडर्ड, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ गया है ना, ये नहीं है, ये फीडबैक नहीं है, फॉर्मेटिव नहीं है स्टे है ना। असेसमेंट यूज टू आइडेंटिटी मिसकंसेप्शन, यस कि मेरा ये कंसेप्ट गलत बना हुआ है, पता चल गया और मैं ठीक करूँगा, टीचर मेरे से ठीक करवाएगा। तो दिस इज़ थर्ड वाला जो है राइट आंसर यहाँ है, क्योंकि ये नहीं है फॉर्मेटिव का करेक्टरिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या था, रीडिंग है ना, रीडिंग के साथ कोई बोल रहा है और ध्वनि के साथ, डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम, नो 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 बिल्कुल नहीं, डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस ये हो सकता है, डिफ़िकल्ट पहले देख लें कोई इससे बढ़िया तो नहीं है। डिफ़िकल्ट इन फिज़िकल कोऑर्डिनेशन, देखो तारे ज़मीं पर जब वो बॉल फेंकता है ना, बॉल कहते ये उसने बॉल फेंकी और इधर फेंकनी, स्लो मोशन बता रहा और चली इधर गई, दिस इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एक एसोसिएटेड करेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन प्राइमरी जो प्रोबेबिलिटी है वो लैंग्वेज में, रीडिंग उसके पार्ट में है, तो ये उससे ज़्यादा मैच कर रहा है। यहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रसंकरण की कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन स्पेशल स्पेस रिलेटेड अवेयरनेस, नहीं, बेस्ट आंसर ये बन रहा है, हम चूज़ कर रहे हैं इसको। आगे चलते हैं। Which of the following type of question can help assess a student's ability to evaluate information critically? Critical thinking वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये ढूंढना है। The question that are simple definition term, बिल्कुल नहीं, ये तो जो simple definition है वही बता दिया। Question that asks the student personal opinion, yes ये हो सकता है personal opinion।
पर्सनल मैं ये सोचता हूँ कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ये ऐसा होना चाहिए कि आप धर्म से परे, अगर धर्म बीच में आता है तो मेरे पर्सनल व्यू हैं, तो क्योंकि जब धर्म को लाते हैं तो आपकी श्रद्धा को यूज़ किया जाता है, ये जो कि बिल्कुल है ना पर्सनल व्यू है। आप देख रहे हो कि इससे जो गलत हो रहा है यहाँ पर क्या है कि आप इवेलुएट करते हो, इवेलुएट इंफॉर्मेशन। अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको इवेलुएट करते हो, उसमें राइट और रॉन्ग क्या है, देन यू आर क्रिटिकल थिंकर। तो ये बन रहा है क्वेश्चन दैट आस्क्स फॉर एग्जांपल्स दैट वैलिडेट टैक्स, है ना। सेकंड इस पर शक किया जा सकता है लेकिन वो बेटर है सेकंड वाला। क्वेश्चन दैट आस्क द समरी, है ना, ये समरी बनानी है, ये भी एक स्किल है लेकिन एक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिविज़म की है और ये डेफिनेशन वाली जो आ गई कॉग्निटिविज़म बिहेवियरिज्म की, तो हमने पर्सनल ओपिनियन को प्रेफर ज़्यादा किया है। अच्छा, इम्पेयरमेंट इज़ डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज़ डैश कंडीशन। इम्पेयरमेंट है, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर चोट लग गई, हाथ पर चोट लग गई, दिस इज़ इम्पेयरमेंट। एक्सीडेंट दिस इज़ बायोलॉजिकल फिज़िकल, ये रहा, है ना। आँख नहीं काम कर रही, आँख की फंक्शनिंग कमज़ोर हो गई है, तो ये इम्पेयरमेंट है। तो ये हाथ पे चोट लगी है, हाथ में चोट लगने के कारण मैं राइट नहीं कर सकता, बच्चा राइट नहीं कर सकता, तो ये नॉट राइटिंग वाला काम, जब बाकी काम नहीं कर सकते, ये जो फंक्शन में प्रॉब्लम आई है, दिस इज़ रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। सो वेरी इजी, एक वीडियो में पहले था वो, उसमें समझाया भी था, ये बात की भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग aptly defined relationship between cognition and emotion? cognition and emotion are two independent नहीं। cognition सोच रहे हो, आपकी प्रेमिका आ गई है, आपकी सोच कुछ और बन गई है, इट मीन्स इमोशन जो है ना, आपकी प्रेमिका ने थोड़ा सा ऐसे टच किया और आप मैथ का सम सॉल्व करने से रह गए। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट। यस, इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन है, मोटिवेशन है, आप सोच रहे हो, आपके चोट लग गई है, ये फिजिकल आ गया और इमोशन से डिस्टर्बेंस हो गई है, आप मैथ वाला सम जो कर रहे थे वो नहीं हो रहा, सोच भी नहीं पा रहे, तो इंटरडिपेंडेंट है, ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा। ये कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, रिवर्स इज नो, दोनों एक दूसरे को करते हैं। अगर इमोशनल हो गए हो तो सोचना पुअर हो गया, बहुत गुस्सा आया तो डिसीज़न गलत होगा। डिसीज़न इज़ जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है ना, डिसीज़न जो आप दूसरा है कि आपकी कॉग्निशन पुअर है, ऑलरेडी पुअर है, तो आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, तो ये इंटरडिपेंडेंट वाले को हम राइट आंसर चूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लास फैसिलिटेटेड व्हेन टीचर यूज़, ये बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं के संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग, वेरी गुड, अमूर्त कंसेप्ट था और उसको ठोस उदाहरणें दी, वेरी गुड, यही होना चाहिए, अमूर्त का ठोस, मैंने ये निकाला, बेस्ट है। देखे नहीं बाकी अभी। जब शिक्षक औपचारिक, औपचारिक क्या है, स्ट्रेस अपॉन एंड रीइंफोर्स फॉर्मल लैंग्वेज, ये फॉर्मल के कारण गलत हो गया। व्हेन टीचर इग्नोर, नहीं करना किसी को, डिसमिस मदर टंग, हाय और अब्बा, सभी कमीशंस कमेटीज़ ने कहा है, गलत हो गया। व्हेन टीचर बिगिन फ्रॉम साइन एंड सिंबल, एब्स्ट्रैक्ट से शुरू किया, देन कंक्रीट, नहीं, कंक्रीट से शुरू करके एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, दैट इज़ वाई फर्स्ट इज़ बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कितना है, 25th। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें मज़ा आता है, इंजॉयमेंट होती है, जो आपको अपनी खुशी, आप काम करते हो आपको खुशी मिलती है। दूसरा एक्सट्रिंसिक क्या होती है कि काम कर रहे हो, खुशी नहीं मिल रही लेकिन कोई और चीज़ मिलनी है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। आप किचन में काम कर रहे हो, मम्मा डांट मारेंगे, आप किचन में काम कर रहे हो क्योंकि मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, है ना। कुछ अवार्ड और पनिशमेंट एक्सटर्नल होते हैं,
तो ये वेरी इजी, जल्दी निकालना है आपने, रिवार्ड एक्सट्रिंसिक एंजॉयमेंट ये मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? ए फॉर, ये याद रखना है, ए फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस, ओके, इसको हेल्प भी बोल सकते हो, वेरी इजी। वैसे है ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ प्रोवाइडेड हेल्प, और धीरे धीरे पहले ज़्यादा हेल्प देनी है, धीरे धीरे कम करना है। हमने ये देखना है इसमें हेल्प किस किस में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप थिंक अलाउड देते हो, थिंक अलाउड मीन हेल्प क्या है, आप वैसे अपनी हेल्प करते हो, एक्सटर्नल MKO की नहीं है, कि आप जो भी सोचते हो वो बोलते हो यहाँ से, तो जो बोलते हैं वो हेल्प कर रहा है आपकी कोग्निशन की, उसको गाइड कर रहा है, जो प्राइवेट स्पीच के में हमने पीछे बात करके आए हैं। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, तो दूसरा बताता है, अच्छा यहाँ पर सोच के देखो, ये प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ इस एरिया में मैथ का सम कर रहे हो ना, यहाँ देख के देखो, क्लू बताया, हेल्प कर दी। क्वेश्चन, अच्छा अगर आप इसको इसमें जो 2 प्लस कर दो तो क्या होगा, देखो सोल्यूशन मिलता है। वैसे जहाँ इसमें कुछ माइनस करना है कुछ, है ना, क्वेश्चन पूछा, हेल्प मिल गई। हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कि आधी सॉल्व है, वो सॉल्व जो है एग्जाम्पल है। रोट रिहर्सल बिल्कुल नहीं है। तो इसमें एक तो ये तरीका हो गया कि राइट आंसर आप ऐसे ढूंढ रहे हो, आपको कंसेप्ट पता है। दूसरा तरीका राइट आंसर ढूंढने का, कि मुझे ये पक्का पता है कि रोट जो है गलत आंसर है, बस टैग वर्ड आया, और रोट क्या है, ई है, इसमें ई है, इसमें है, इसलिए ये गलत होगा। इसमें ई है, नहीं है, तो ये वाला गलत आपने पहले कर दिया, आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई, आपके पास 25% जो है चांसेस बढ़ गए कि आप गैस वर्क कर सकते हो। तो अगर आपको ये इसमें से ज़्यादा मतलब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप हाफ सॉल्व्ड को ज़्यादा इसमें हेल्प दिखाई देती है, और प्रॉम्प्ट एंड क्लू में ज़्यादा दिखाई देती है। आप डी और बी देखिए किस में है, डी और बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसको उड़ा दिया। ऐसे भी आप डी और बी इसमें नहीं है, और राइट आंसर ABCD ये मिल गए जो पहले हमने ढूंढा था। नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्वेश्चन रह गए हैं बस। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स, है ना, जैसे जंप करना है, बिफोर फाइन मोटर स्किल्स इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ। सिंपल इतनी बात है, जब ग्रॉस आता है आप जंप लिख लीजिए, जंपिंग करना, वॉकिंग करना, ये पहले बच्चा सीखता है। जहाँ ड्राइंग, ड्राइंग 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 में क्या है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं ये फिंगर की टिप्स ये यूज़ कर रहा हूँ, ये फाइन मोटर स्किल है, ये वाली फाइन मोटर स्किल है, और ये जंप कर रहा हूँ, ये ग्रॉस है। ओके, ग्रॉस है, ग्रॉस मीन होल बॉडी यूज़ हो रही है, जब लिम्स यूज़ हो रहे हैं। तो आप पहले ये बच्चा करता है या पहले ड्राइंग सीखता है? हमें पता है कि पहले जंप ही लगाते हैं धीरे धीरे ड्राइंग की। तो ये जा रहा है सेंटर से एक्सट्रीम्स की तरफ। एक्सट्रीम ये वाली चीज़ है ना हमारी बॉडी की, ये वाली, इसने बाद में कंट्रोल पेन इससे किया है, तो ये वाली चीज़ बाद में सीखी है। इट मीन्स यहाँ से सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ जो जाता है प्रिंसिपल, वो राइट आंसर होगा। वो कौन सा है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। राइट आंसर इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये सिर वाला है, पीछे बात करके आए हैं, है ना। तो लीनियर है नहीं, क्योंकि ये स्पाइरल है, ऐसे करके ये स्पाइरल है डेवलपमेंट, ये भी प्रिंसिपल है एक। तो ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हो रॉन्ग आंसर जो है। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग एंड प्री ऑपरेशनल थिंकिंग? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। देखिए हाइपोथेटिकल रीजनिंग तो फॉर्मल ऑपरेशन में आ गई, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस ऐसी कोई बात डेवलपमेंट ने उन्होंने नहीं की, इसको डिलीट कर दिया। ऑब्जेक्ट परमानेंस सिर्फ सेंसरी मोटर स्टेज की है, इसको डिलीट कर दिया। मैंने डिलीट करके राइट आंसर पर पहुंच गया। लेकिन राइट आंसर यही कैसे है कि जो प्री ऑपरेशनल है, ये स्टेज 1 हो गई। वहाँ जाके करता हूँ, यहाँ पर है ना, ये रहा, हाँ ये हो गई आपकी। इसको पेन को थोड़ा सा ये बड़ा करता हूँ, ये हो गई आपकी 1 2 3
4, है ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, अब इसकी भी बात नहीं हो रही। उसने इसका पूछा है प्री ऑपरेशनल, प्री ओ और कंक्रीट ओ ऑपरेशनल, तो इसका है यहाँ पर एरर होती है ज़्यादा, पहले एरर होगी फिर एरर रिमूव होगी लॉजिकल थिंकिंग में, मेंटल ऑपरेशंस में एरर हो रही है। तो उन एरर में एक एरर क्या है, सेंट्रेशन, है ना, सेंट्रेशन एरर है। सेंट्रेशन क्या है कि बच्चे ने प्रॉब्लम के 1 2 3 आस्पेक्ट थे, यही थी ना वो पानी वाली अभी बनाई थी, तो ये पानी है, वो यहाँ से इसमें डाला गया, तो उसने इस पर सेंटर कर दिया, इस पर फोकस रखा और इसको इग्नोर कर दिया, जहाँ से शुरू किया था एक आस्पेक्ट इग्नोर कर दिया, बस एक आस्पेक्ट पर फोकस कर लिया, तो इसे सेंट्रेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रेशन क्या है कि पहले आस्पेक्ट पे फोकस किया, दूसरे पे किया और उसका रिलेशन भी याद रखा, इसको डिसेंट्रेशन कहते हैं, डिसेंट्रेशन। तो जब डिसेंट्रेशन आ गई, प्री ऑपरेशन से आप कंक्रीट ऑपरेशन में आ गए, ये बात वो कह रहे हैं। डिसेंट्रेशन सेकंड इज राइट आंसर। आफ्टर गेटिंग आउट इन गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग वाइल जंपिंग, अरू सेज दैट द रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट। वो कहते हैं एक बच्ची है ना, वो कर रही है, रस्सी है ना, वो ऐसे खेल रही है, तो वो आउट हो जाती है, तो कहती रस्सी ने मुझे, हाँ ये देखिए, कूदने पैर में रस्सी पैर में फंस गई ना, फंसने के बाद अरू ने क्या कहा कि रस्सी ने जानबूझ के मुझे आउट करवा दिया। अब रस्सी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप ये सोच रहे हो कि यार ये भी हमारी तरह एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे कहते हैं ट्रेन, हाँ वो भी घर को जाती है, मेरी गुड़िया भी रात को सो जाती है, और ये जो बस है ये भी रात को घर चल, मतलब एनिमिस्टिक थिंकिंग इसको बोलते हैं कि आपने इन नॉन लिविंग को लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक दे दिए, तो उसने रस्सी को लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक दे दिए, ये एनिमिस्टिक थिंकिंग में होता है, और ये एरर है, लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर किस में होगी, जो लोएस्ट स्टेज है, अभी स्टेज बनाई 1 2 3 4, ये तो पूरी लॉजिक वाली होगी, ये भी लॉजिक वाली, ये भी लॉजिक वाली, ये कंक्रीट यहाँ पर लॉजिक है लेकिन एरर है उसमें, है ना, तो ये 2 स्टेजें होंगी। तो यहाँ पर जो है सेंसरी मोटर स्टेज में है ना, में सिर्फ एक्शंस हैं, है ना, तो और ये स्टेज बनती है जिसमें सोच रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच रहा है, लेकिन एरर कर जाता है, इलॉजिकल है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसको लगाएंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगॉस्की आ गया। व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेटेड दैट लर्निंग रिसीव नॉलेज पैसिवली, नहीं नहीं नहीं, एक्टिवली, यहाँ से गलत हो गया, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल ये ठीक है। देखो सबसे छोटे वाला राइट आ रहा है, कितने क्वेश्चन आए, इट मीन सीटेट ने ये चेंज आ रहा है कि लंबे वाला अब राइट आंसर नहीं आ रहा, छोटे वाला, सबसे छोटे वाला, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक्सट्रीम वाला पर ज़्यादा आप सोच सकते हो जब लॉजिक या नॉलेज ना हो। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग, एक्टिव लेक्चरिंग नो, नेवर, नेवर नहीं, शॉर्ट में हो सकती है। इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, नो रेपिटेशन, तो राइट आंसर इज सेकंड। तो ये था सीटेट का 2024 का जनवरी का, इससे आप गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और पेपर भी, आपके क्वेश्चन हो वो भी, और साथ में कुछ थ्योरीज भी करेंगे, उस पर एक्सरसाइज भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो आप बने रह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, उसके लिए आप थोड़ा जब कहोगे फिर ज़रूर लगाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।